हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए इसके पीछे हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। प्रकाश के विवर्तन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे और पीछे ही हमने बात किया था आपसे कि अब आपका करीब करीब लास्ट टॉपिक ही आ रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है आपका वेव ऑप्टिक्स में, और ये आपका लास्ट टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण। प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो चलिए, प्रकाश के ध्रुवीकरण के भी बहुत उपयोग हैं अपने जीवन में। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पोलराइजेशन है क्या। पोलराइजेशन क्या है? जैसे अगर हम लोग सन ग्लासेस खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी का सन ग्लासेस खरीदते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का सन ग्लासेस बहुत महंगा होता है। आखिर क्या है उसमें जो उतना महंगा हो जाता है? क्लियर? कि जैसे जब हम लोग एरोप्लेन में बैठते हैं तो एरोप्लेन के विंडो में 2 खिड़की लगी होती है, मतलब खिड़की एक ही होती है लेकिन उसमें 2 शीशा लगा होता है। आखिर वो 2 शीशा क्यों लगाया जाता है? तो ये भी आपको पोलराइजेशन के कारण लगाया जाता है। पोलराइजेशन के कारण लगाया जाता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या कि जैसे अगर हम बात करें कि जब लाइट चलती है तो एक पोलराइजेशन आपका एटमॉस्फेयर में हो जाता है, फिर भी हम उसे पोलराइज करते हैं। क्लियर? तो जिसे हम लोग पोलराइजेशन भी कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में भी पोलराइजेशन होता है। तो आखिर ये पोलराइजेशन है क्या? तो पोलराइजेशन क्या होती है कि जैसे ये कहता है कि पोलराइजेशन कि जब आपका लाइट चलती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट आपका इस तरीके से अगर है, यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स है तो ये हर एक डायरेक्शन में इस तरीके से आगे फैलती जाएगी। क्लियर? तो ये इस तरीके से फैलती जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, कि ये पोलराइज नहीं हुआ है। क्लियर? लेकिन जब इसी प्रकार को, इसी लाइट को जो कि हर दिशा में प्रोपागेट कर रही है, लेकिन उसे हम एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कि जैसे अगर ये आपका लाइट इस तरीके से आगे जा रही है तो ये आपका क्या हुआ? तो इसे हम लोग कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ, तो इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के विस्तार की दिशा। और प्रकाश के विस्तार की दिशा के वर्टिकल डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में अगर हम लाइट को वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा और किसी डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करेगा, तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कि इसी को हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए होंगे कि लाइट को हम कर क्या रहे हैं? तो उसके विस्तार की दिशा के लंबवत दिशा में उसे वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर देते हैं और इसी क्रिया को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? तो ही हम लोग लिखें कि द फेनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर? कहता एक निश्चित दिशा में गमन करती हुई प्रकाश तरंग के तल के लंबवत दिशा में प्रकाश तरंग के कंपन को बाधित करने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर कि पोलराइजेशन के बेसिस पे अगर हम लाइट को डिवाइड करें तो कितने प्रकार का लाइट होगा? एक तो वो लाइट होगा जिसे हमने पोलराइज नहीं किया, वह लाइट जो सारे डायरेक्शन में फैल रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और जब हम उस लाइट को पोलराइज कर देते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। उसे पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, इतना आप जरूर समझे होंगे। तो नाउ याद हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ, कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन, on the basis of polarization the light wave is divided, the light wave is divided into 2 parts,
लाइट वेव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब कि ध्रुवीकरण के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर प्रकाश तरंग को, ध्रुवीकरण के आधार पर प्रकाश तरंग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक को कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवीय प्रकाश। तो ये आपका हो गया अध्रुवीय प्रकाश, क्लियर, अनपोलराइज्ड लाइट। और दूसरे को क्या कहते हैं, तो दूसरे को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट, तो दूसरे को कहेंगे पोलराइज्ड लाइट, क्लियर। तो ये आपका हो गया पोलराइज्ड लाइट, और इसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश, क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो दो प्रकार से हमने इसे बांट दिया, एक अनपोलराइज्ड लाइट हुआ और दूसरा क्या हुआ, पोलराइज्ड लाइट हुआ, क्लियर। अब यहाँ से देखें आप कि जैसे यहाँ पर ये आपका इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, क्लियर। तो ये देखिए, ये जो लाइट वेव है, ये लाइट वेव आपका हर एक डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, हर एक डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूपीएल, यूपीएल मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, क्लियर। और इसे जब हम एक इंस्ट्रूमेंट से गुजारते हैं, एक डिवाइस से गुजारते हैं, तो जैसे चलिए यहाँ पर इस तरीके का एक क्रिस्टल भी होता है, तो चलिए एक क्रिस्टल बना देते हैं। क्रिस्टल आप लोग पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका एक क्रिस्टल बन जाता है। तो क्रिस्टल का भी यूज किया जाता है पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने के लिए, और पोलराइड का भी प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार जब इससे, कि ये आपका हो गया, इसे हम लोग दो नाम देते हैं, एक तो कहते हैं इसे पोलराइजर, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलराइड, इसे हम लोग कहेंगे पोलराइड, क्लियर। तो आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि ये सब हैं क्या। और इस तरीके से इसके बाद लाइट क्या होगी, तो ये एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगती है, और ये जो हमें प्राप्त होता है इसको हम लोग कहते हैं पीपीएल, पीपीएल। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्लियर। तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक आप राइट करें, इसके बाद हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट के बारे में बात करेंगे। क्लियर, ओके, कंप्लीट, रब कर दें। तो चलिए इसे रब करते हैं। चलिए ओके, तो नाउ देखते हैं हम लोग कि अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट है क्या। तो अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये आपका हुआ अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब अध्रुवीय प्रकाश, और ध्रुवीय प्रकाश। तो ये क्या होता है, हर डायरेक्शन में फैलता है। तो ये कहता है कि द लाइट वेव, कि द लाइट वेव, कि द लाइट वेव which propagates, which propagates in all direction, all direction is called, कि the light wave which propagates in all direction is called unpolarized light, is called अनपोलराइज्ड लाइट। कहता है वह प्रकाश तरंग, वह प्रकाश तरंग जो
कि जो सभी दिशा में फैलती है उसे अध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। उसे अध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। क्लियर? और इसे शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इट इज यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। और इसके जगह पर दूसरा क्या आता है आपको, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश। क्लियर? तो ये आपका हो गया अध्रुवीय और ये क्या हुआ? ध्रुवीय। तो ये क्या होता है कि जब आपका यूपीएल किसी इंस्ट्रूमेंट से पास करती है तो वो क्या बन जाता है? अनपोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बन जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाता है, जो कि हम पीछे फिगर में भी देखे थे। कहता है कि when an unpolarized light, कि unpolarized light propagates through a polarized, then it starts vibrating, in the direction perpendicular to the direction of perpendicular to the direction of propagation of light. Clear? This light is called PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कि इसे ही हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब अध्रुवीय प्रकाश किसी ध्रुवक से विस्तार करती है, मतलब फैलती है, विस्तार करती है, तो वह प्रकाश तरंग के विस्तार के लंबवत दिशा में कंपन करने लगती है। इसी प्रकाश को ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। तो चलिए इतना आप समझ गए कि अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट क्या है। क्लियर? कि अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट हम किसे कहते हैं। क्लियर? ना देखिए, अब हम लोग बात करते हैं एक और आपका चीज आ गया कि जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोलराइड। कि पोलराइड है क्या? तो यहां पर देखिए पोलराइड, और इस पोलराइड को हम लोग कहते हैं ध्रुवक। पोलराइड को क्या कहते हैं? ध्रुवक। क्लियर?
और आपने ये भी देखा कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज से गुजारते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें पीपीएल प्राप्त हो जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त हो जाता है। तो ये है क्या, यह आपका एक इंस्ट्रूमेंट है या आपका एक डिवाइस है जिसका उपयोग पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर? इट इज ए डिवाइस, it is a device which is used to obtain polarized light, is called polarized। क्लियर? तो कहता है यह एक युक्ति है, जिसका उपयोग ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो चलिए प्लीज यहां तक भी आप राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसे हम लोग कहते हैं पोलराइज। क्लियर? तो चलिए प्लीज राइट। क्लियर हो गया होगा? चलिए रब करें, चलिए रब करते हैं। तो चलिए पोलराइड क्या हुआ, तो पोलराइड आपका हुआ, पोलराइड हम किसे कहते हैं कि यह एक डिवाइस है, यह एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू ऑब्टेन पोलराइज लाइट, कि हम उसका उपयोग पोलराइज लाइट प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्लियर? ना अगर इसका एग्जाम्पल आप देखें कि हम किस किस चीज़ में इसका यूज़ करते हैं, तो इसका किस किस चीज़ में यूज करेंगे, जैसे आपको हम बताए थे सन ग्लासेस, कि सन ग्लासेस में इसका यूज़ करते हैं, टीवी में भी यूज़ किया जाता है। अगर आप मॉनिटर का बात करें तो मॉनिटर में भी यूज़ किया जाता है। जहाँ भी चीज़ को हम देखते हैं कि जैसे अगर आप देखें सन ग्लासेस तो इसमें यूज़ हो रहा है, टीवी में यूज़ हो रहा है, मॉनिटर में यूज़ हो रहा है, और भी बहुत सारे पार्ट्स में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? अब बात ये समझ में आती है कि क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है व्हाट इज पोलराइज और इसका यूज क्या है, तो दैट्स इनफ, इतना में आप दे सकते हैं। लेकिन इतना से आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर पोलराइड है क्या। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पोलराइड क्या है, तो इतना से आप समझ जाएंगे कि पोलराइड क्या है। क्लियर? कैसे बनाया जाता है पोलराइड को, तो ये आपका हुआ पोलराइड। कैसे बनाते हैं, तो ये आपका होता है, केमिस्ट्री में आप नाम सुने होंगे कि क्विनाइन आयोडोसल्फेट, कि सबसे पहले इसका आप इन्वेंशन जान लें, तो इसका इन्वेंशन एडविन लैंड नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये अप्रॉक्स आपका 1932 में, कि 1932 में एडविन लैंड ने पोलराइड का आविष्कार किया। अब आप देखो यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम लोग, क्विनाइन आयोडोसल्फेट अब प्लस सेल्यूलोज का, कि सेल्यूलोज का एक पेस्ट बनाते हैं, दोनों को मिला के क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लेते हैं। चलिए, तो ये आपका एक पेस्ट हो गया। बात समझ गए? कहता है कि दिस पेस्ट, ये चलिए सबसे पहला पॉइंट कि इस तरीके से नाउ कहता है दिस पेस्ट इज
squeezed through a slit, squeezed through a slit in between two transparent, between two transparent glass sheet, टू ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। स्क्वीज का मतलब क्या होता है? निचोड़ा हुआ। कि जैसे अगर हम प्रेसली, कि जब हम पेस्ट बनाते हैं तो उसे अगर मान लो कि इस तरीके से बहुत सटा के, ज़्यादा गैप नहीं, कि अगर हम इतना कि इस तरीके से दो ग्लास शीट को ले लें और इसके बीच में एक होल को बना दें और इसके अंदर उस पेस्ट को स्क्वीज कर दें, मतलब प्रेशर से डालना पड़ेगा, बहुत ताकत से डालना पड़ेगा, निचोड़ा हुआ। स्क्वीज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? निचोड़ा हुआ। तो उस तरीके से उसके अंदर डाल देते हैं। वो डालने के बाद क्या होता है? डालने के बाद क्या होगा? तो डालने के बाद उसके अंदर कि जैसे अगर आप यहाँ पर दो शीट ले लो इस तरीके से, कि यहाँ पर एक शीट आपका ये हुआ और इसी के ऊपर जस्ट एक हम दूसरा शीट बना दें और इसके बीच में एक होल बना के इसके अंदर हम उस पेस्ट को स्क्वीज कर दें। तो स्क्वीज कर दें क्या होगा? ये पूरी तरीके से उसके अंदर फैल जाता है, पूरी तरीके से उसके अंदर फैल जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि इसका जितना भी क्रिस्टल है, कि ये क्रिस्टल के ऑल क्रिस्टल अलाइन पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस, क्लियर? तो ये आपका पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस मतलब कि अगर इसका एक्सिस ये है और इसी एक्सिस के तरह वो हर जगह फैल जाता है, क्लियर? तो इसके जब फैल जाता है और उसके बाद जब बनता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड पोलराइड। इसे ही हम लोग पोलराइड कहते हैं, क्लियर? तो चलिए आप पोलराइड समझ गए होंगे कि पोलराइड कैसे बनाया जाता है। और अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जनरली आपको ये नहीं पूछा जाता है कि पोलराइड किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन हम आपको समझा दिए कि आखिर ये पोलराइड कैसे बनाया जाता है। तो पोलराइड क्या होता है? पोलराइड का इन्वेंशन किसने किया था? एडविन लैंडे 1932 में। तो इसमें क्या किया उन्होंने? क्विनाइन आयोडोसल्फेट प्लस सेल्यूलोज को मिला के एक पेस्ट बना लिया और उस पेस्ट को दो ग्लास शीट के बीच, दो पतली ग्लास स्लेट, तो दो पतली ग्लास स्लेट के बीच, क्लियर? कि दो पतली ग्लास शीट लिया और दो पतली ग्लास स्लेट के बीच स्क्वीज कर दिया उस पेस्ट को, कि जो ही वो स्क्वीज पड़ता है तो उसका जितना भी क्रिस्टल है वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, फिर उसे हम यूज के लिए रख लेते हैं ना। तो ये क्या बनता है? इसे ही हम पोलराइड कहते हैं, क्लियर? तो ये आपका हुआ पोलराइड। चलिए प्लीज़ यहाँ तक भी आप राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए कंप्लीट। तो चलिए रब करें। ओके, ना चलिए हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा विषय आपने देखा था, हमने बोला था क्रिस्टल का भी यूज किया जाता है कि टर्मेलाइन क्रिस्टल और निकोल प्रिम इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन पोलराइज्ड लाइट, क्लियर? तो यहाँ पर आता है कि पोलराइजर, दूसरा आपका कि पोलराइजर, तो पोलराइजर हम लोग कहते हैं ध्रुवक। कि पोलराइजर क्या हुआ? ध्रुवक। तो ये है क्या? ये आपका एक क्रिस्टल है, जिसका उपयोग पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहता है इट इज ए क्रिस्टल या क्रिस्टल, कि एक क्रिस्टल विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन पोलराइज्ड लाइट,
पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलराइजर। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे पोलराइजर कहते हैं। क्लियर? कहता है एक क्रिस्टल जिसका उपयोग ध्रुवीय प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है ध्रुवक कहते हैं। तो इसे हम लोग पोलराइजर कहते हैं। क्लियर? तो जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसके एग्जाम्पल में होता है कि टर्मेलाइन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म में होता है। कि जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसको टर्मेलाइन क्रिस्टल। तो टर्मेलाइन क्रिस्टल का यूज किया जाता है निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म का भी यूज किया जाता है। तो इसके द्वारा हम लोग पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया टर्मेलाइन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म। क्लियर? ना यहाँ पर देखें, अगर आपको बोलता है दूसरा कि दिस इज एनालाइजर। एनालाइजर का मतलब आपका होता है विश्लेषक। तो चलिए उसका भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग एनालाइजर को अच्छी तरीके से याद रखें कि एनालाइजर अब क्या करता है कि इसका एनालाइज करता है, इस पीपीएल का एनालाइज करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे एनालाइजर कहते हैं। ये भी आपका क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल which is used to obtain, which is used to analyze, polarized light. Polarized light is called analyzer. तो इसे क्या कहते हैं? इसे एनालाइजर कहते हैं। कहता है या वर्क कर दे वह क्रिस्टल, कहता है वह क्रिस्टल कि वह क्रिस्टल जिसका उपयोग ध्रुवीय प्रकाश को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। कि वह क्रिस्टल जिसका उपयोग ध्रुवीय प्रकाश को एनालाइज करने के लिए किया जाता है उसे एनालाइजर कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक तो आपको पीपीएल प्राप्त हो गया, पोलराइज्ड लाइट के द्वारा क्या हुआ? पीपीएल प्राप्त हुआ। कि जैसे आप देखो यहाँ पर कि ये आपका इस तरीके से यहाँ हम एक क्रिस्टल बना रहे हैं। तो ये आपका क्रिस्टल बना और इस तरीके से ये आपका क्या हुआ? इट इज ऑप्टिक एक्सिस। ना यहाँ पर जब हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल को इस तरीके से दिखाते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में भी देखे होंगे क्रिस्टल। तो जैसे अब यहाँ से देखिए ये हमें क्या हुआ? तो इसे हम लोग नाम दे रहे हैं पोलराइजर। क्लियर? अब यहाँ से जो भी लाइट निकली वो लाइट किस तरीके से वाइब्रेट करेगी? इस तरीके से प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी।
ओके। और इसी चीज को एनालाइज करने के लिए हम लोग एनालाइजर का यूज करते हैं। तो अगेन ये आपका क्या होगा, अगेन ये क्रिस्टल होगा, ये आपका अगेन आपका क्रिस्टल बना, और इसका ऑप्टिक एक्सिस ये। क्लियर? ओके। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनालाइजर, इसे कहते हैं एनालाइजर। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखें, ये पोलराइजर का ऑप्टिक एक्सिस और ये एनालाइजर का ऑप्टिक एक्सिस दोनों क्या है, दोनों आपका एक दूसरे के पैरेलल है। और जब ये पैरेलल होता है तो पूरा का पूरा लाइट बाहर आ जाता है। ये हम लोग आगे मॉल्स लॉ में देखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा लाइट आपका बाहर आ जाती है। क्लियर? मतलब कोई रोकता, किसी प्रकार के लाइट को ये रोकता नहीं है। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे और मॉल्स लॉ को देखेंगे कि मॉल्स लॉ हमें क्या कहता है, तो मॉल्स लॉ जो हमें कहता है, तो अगर इसी चीज़ को अगर क्रॉस पोजीशन में रख दिया जाए, क्रॉस पोजीशन कहने का मतलब होता है कि दोनों के ऑप्टिक एक्सिस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो इधर आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, इधर आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने बताया आपको कि किसी भी एरोप्लेन के विंडो में दो शीट लगा होता है, एक पोलराइजर होता है तो दूसरा क्या होता है, दूसरा एनालाइजर होता है, दूसरा एनालाइजर होता है। और आप अपनी सुविधा के अनुसार उस एनालाइजर को रोटेट कर सकते हैं कि अगर हम चाहें कि पूरा बाहर का पूरा लाइट हमारे अंदर आ जाए तो आप दोनों को 0 डिग्री पर रखिए। आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा कम आए, तो चलिए डिग्री को बढ़ाइए। जब आप डिग्री को बढ़ाएंगे तो ये लाइट भी घटती जाएगी, और जब आप इसके इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच के एंगल को 90 डिग्री कर देंगे तो नो लाइट कैन इंटर, मतलब कोई लाइट इंटर नहीं करेगी। इसीलिए आपके एरोप्लेन के हर एक विंडो में दो शीट लगा होता है, जिसे एक को पोलराइजर कहते हैं और दूसरे को एनालाइजर कहते हैं। और आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो इतना समझ गए होंगे। तो इट इज पोलराइजर और ये हुआ एनालाइजर। क्लियर? तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक राइट करें अगेन, फिर हम इसे रब करेंगे। प्लीज़ राइट। चलिए ओके, तो चलिए इसे अब हम रब करते हैं। तो चलिए रब करते हैं। चलिए ओके, तो ना देखिए हम लोगों ने देखा कि पोलराइजर क्या है और एनालाइजर क्या है। तो ना पोलराइजर और एनालाइजर के बाद का टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं मॉल्स लॉ। मॉल्स लॉ, तो मॉल्स लॉ या लॉ ऑफ मॉल्स, तो ये आपका हुआ मॉल का नियम। मॉल का नियम, और मॉल का नियम हमें कहता है कि जैसे आप यहां से देखो कि ये इस तरीके से ये आपका पोलराइजर है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने क्या बनाया, तो ये हम लोगों ने बनाया पोलराइजर। क्लियर? बाकी इस फेस को थोड़ा हम लोग तो ये आपका हो गया पोलराइजर। क्लियर? ये आपका हुआ पोलराइजर। क्लियर? नाउ देखिए अब हम लोग एनालाइजर बना रहे हैं आपका। तो ये देखें ये आपका है एनालाइजर।
क्लियर, ये आपका हो गया एनालाइजर। ना देखें ये यहाँ पर ये आपका पोलराइजर है, तो ये हो गया पोलराइजर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एनालाइजर। और इस पोलराइजर और एनालाइजर का ऑप्टिक एक्सिस, तो ये पोलराइजर का ऑप्टिक एक्सिस है और ये क्या आपका एनालाइजर का ऑप्टिक एक्सिस है, और दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें कि ये आपका एक लाइट है, और चलिए इसका एम्पलीट्यूड हम लोग ले लेते हैं कि ये एम्पलीट्यूड कितना है, ए, तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड हुआ ए, दिस एंगल इज थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट प्राप्त होगा, एक आपका होगा दिस इज ए एक्स, तो जिसे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ए कॉस थीटा, और ये यहाँ पर चलिए ए वाई, तो ए वाई क्या हो जाएगा आपका, इट इज ए साइन थीटा। तो इतना आप समझ गए। वैसे भी यहाँ पर क्या जानना है हमें कि एक पोलराइजर है और दूसरा एनालाइजर है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। क्लियर, तो ये कहता है कि जब आपका पीपीएल, जब आपका पीपीएल एनालाइजर पर इंसिडेंट होती है, तो उसके बाद जो लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, तो ना देखें उसी चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये कहता है कि when polarized light, when polarized light incident on an analyzer, then the intensity of emergent light या emergent polarized light, is directly proportional to the cosine of square of cosine of angle between polarizer and analyzer. क्लियर, तो ये कहता है कि जब ध्रुवीय प्रकाश एनालाइजर पर आपतित होती है, तो निर्गत ध्रुवीय प्रकाश की तीव्रता कि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाहर जाएगी, तो ये आई क्या होता है, ये आई आपका कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, और इसी चीज़ को आपको प्रूव करना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि जो भी इंटेंसिटी होती है कि वो इंटेंसिटी आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो ना यहाँ पर आप देखें यहाँ से कि ये आपको कहता है कि अगर आप यहाँ पर मान लें कि दिस इज एम्पलीट्यूड कितना है ए और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। क्लियर? तो ना यहाँ पर देखें कि लेट हम लोग मान लेते हैं ए आपका क्या है, तो ए आपका है एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का आयाम, प्रकाश का आयाम। तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। तो इस तरीके से, और थीटा आपका क्या है, तो थीटा आपका है कि एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का कोण। तो ये आपका हो गया पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का कोण। क्लियर? अब यहाँ से देखें, अगर हम दो कंपोनेंट का बात करें तो ये यहाँ से AX इक्वल टू क्या होगा, A cos थीटा। हमें एक का ही ज़रूरत है ना। देखें, आप जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, इट इज AX स्क्वायर दिस इज, तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू A cos थीटा का होल स्क्वायर। और अगर इस प्रोपोर्शनल को आप हटा दें तो ये आपको आ जाएगा K A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे अगेन हम लोग लिख सकते हैं इट इज I नॉट क्या हो गया, PPL का इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइजर। कि आफ्टर पोलराइजर अगर इंटेंसिटी I नॉट है तो उस स्थिति में ये आपका हो गया I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेर I नॉट किसके बदले आया है, तो ये आपका आ गया KA स्क्वायर, जिससे आप इसे लिख सकते हो कि दिस इज I प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये आपका हो गया कि I क्या होता है, I cos स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं मोल्स लॉ। क्लियर? तो चलिए प्लीज राइट। चलिए ओके क्लियर। तो चलिए रब करें, तो चलिए इसे रब करते हैं। ओके ना, यहां पर देखें कि अगर हम कि जैसे हम लोग केस बनाते हैं कि ये कहता है कि यदि आपको थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका पोलराइजर है और पोलराइजर क्या है, एनालाइजर के पैरेलल है। कि पोलराइजर और एनालाइजर दोनों का ऑप्टिक एक्सिस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि दिस इज I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन अगर हम लोग पुट करें तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और ये क्या बन जाता है I नॉट। मतलब कि I नॉट आ रहा था पोलराइजर से, कितना आ रहा था I नॉट, और जब पोलराइजर से I नॉट आ रहा था तो ये इस स्थिति में वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। मतलब नो इंटेंसिटी इज लॉस्ट। क्लियर? यहाँ पर कोई इंटेंसिटी लॉस नहीं हुई ना। अगर इसके जगह पर आप एक थीटा इजकल टू कितना कर दें 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पोलराइजर क्या है, ये परपेंडिकुलर है एनालाइजर के। पोलराइजर क्या है,
एनालाइजर के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब हुआ कि ये एक्सिस हुआ आपका पोलराइजर का और ये एक्सिस हुआ एनालाइजर का। कि अगर यहाँ से देखें तो ये आपका पोलराइजर का एक्सिस है, तो ये हुआ पोलराइजर और ये क्या हुआ आपका एनालाइजर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एंगल अगर 90 डिग्री बन जाए तो इसे हम लोग क्रॉस पोजीशन भी कहते हैं कि कैप्ट इन क्रॉस पोजीशन। तो कैप्ट इन क्रॉस पोजीशन मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो उस स्थिति में ये आपका आई क्या हो जाएगा, आई नॉट और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो नो लाइट, कहने का मतलब अब आपको एनालाइजर के बाद कोई लाइट नहीं मिलेगी, कोई लाइट नहीं मिलेगी। क्लियर। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है। अब अगर आप चेक करें इसी तरीके से किसी भी एंगल पर एफ थीटा इजकल टू 45 डिग्री, अगर हम ये 45 डिग्री लें तो ये आपका हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर। तो जब आप कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लेंगे तो ये आपका बन जाएगा इट इज इक्वल टू आई नॉट और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, इट इज आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका जो है 45 डिग्री पर वो हाफ हो जाएगा, 45 डिग्री पर हाफ हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एंगल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्लीज राइट, तो इसे भी आप राइट करें ना, फिर हम आगे दूसरे लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ओके कंप्लीट। तो ना अब यहाँ से देखें कि अगर हम चाहें तो अगर ग्राफ भी खींचते हैं तो ग्राफ खींचने का मतलब हुआ कि ये जैसे यहाँ पर आप दिस वन इंटेंसिटी को ले लें आई, सपोज दैट आप मान लो कि ये वैल्यू है आई नॉट मैक्सिमम 0 डिग्री, यहाँ पर ये आपका क्या है दिस इज थीटा। तो यहाँ से आप देखते हैं कि ये इस तरीके से आपका ये यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री, जब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। अगेन जब आप बढ़ेंगे तो ये इस तरीके से बढ़ जाता है। स्वाभाविक है कि 90 के बाद फिर क्या होता है cos 0 1 होता है, 90 पे 0 होता है, फिर जब आप बढ़ेंगे आगे तो फिर क्या होगा, फिर वो 0 से बढ़ना शुरू हो जाता है और आफ्टर दैट फाइनली वो -1 तक जाता है। क्लियर। तो चलिए इसको राइट करें, रब करें हम। तो चलिए इसे भी रब करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मॉल्स लॉ। मॉल्स लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है मॉल्स लॉ। क्लियर। नाउ देखें यहां पर अब आप कि ब्रिस्टल लॉ। तो ये आपका कहता है ब्रिस्टल लॉ, ब्रिस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम। क्लियर। तो ये आपको कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम is directly proportional to the angle of polarization, angle of polarization। क्लियर। कहने का मतलब हुआ, कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ध्रुवन कोण की, ध्रुवन कोण के समानुपाती होता है, ध्रुवन कोण के समानुपाती होता है। क्लियर। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये आपका एक प्लेन है, ये एक्स वाई एक प्लेन है जो दो मीडियम को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। कि ये जैसे आपका एयर हुआ और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ म्यू। तो कहता है इस पर अगर कोई लाइट अनपोलराइज्ड लाइट इस तरीके से, चलिए हम इसको दिखा देते हैं।
कि ये आपका 3 डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है। क्लियर? तो ये आपका 3 डायरेक्शन है। यहाँ पर आप देखें, एक डायरेक्शन ये हुआ, दूसरा डायरेक्शन इस तरीके से और तीसरा डायरेक्शन इस तरीके से, जिसको हम लोग डॉट के द्वारा दिखा रहे हैं। फिनिश? तो ये अगर इंसिडेंट होती है कहाँ पर? एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन IP। IP तो ये पाया गया है कि इसका कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट क्या होता है? कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। मतलब कुछ पार्ट परावर्तित हो जाता है और कुछ पार्ट अपवर्तित हो जाता है। तो ये यहाँ पर चलिए पोलराइज लाइट मिला, क्लियर? और इस तरीके से चलिए यहाँ ये एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज R, कि इस एंगल को हमने ले लिया R। क्लियर? चलिए इसे भी आप कुछ भी मान लें, तो चलिए इसे R1 ले लेते हैं। ओके, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। और इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर? इसी को हम लोग कहते हैं व्रिस्टर लॉ। तो ये कहता है व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on glass surface. Clear? It is found that some part is reflected and other part refracted। क्लियर? तो ये कहने का मतलब हुआ कि कहता है कि जब आपका अनपोलराइज्ड लाइट किसी ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है एंड कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड द एंगल between reflected and refracted ray is 90 डिग्री, is 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर आप लिख लें कि जब अध्रुवीय प्रकाश ग्लास सतह पर आपतित होती है, ग्लास सतह पर आपतित होती है तो कुछ भाग परावर्तित और कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है। और परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से आप देखें, अगर गौर करें तो चलिए हम लोग एंगल का बात करते हैं कि ये यहाँ से देखें कि दिसवन ये एंगल, कि जैसे यहाँ से अगर आप नाम दे दो तो चलिए ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये क्या हो गया आपका टी। अगर यहाँ से अगर हम लोग एंगल का नाम लें तो चलिए इसको एक्स एक्स बनाते हैं और ये आपका हो गया वाई वाई। फिनिश?
अब यहाँ से देखो कि दिस इज वाई बी डी, कि अगर हम लोग यहाँ से एंगल का नाम लिखें कि दिस इज एंगल क्या हुआ वाई बी डी प्लस कितना हुआ दिस इज एंगल डी बी एक्स, तो ये एंगल आपको हो जाएगा डी बी एक्स प्लस देखो एंगल एक्स बी सी प्लस एंगल एक्स बी सी प्लस एंगल सी बी वाई, तो ये एंगल सी बी वाई, ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, चले कहीं को दिक्कत नहीं, तो 180 डिग्री। अब यहाँ से देखें आप कि दिस इज बी डी बी एक्स अब प्लस एक्स बी सी, दोनों मिला के 90 डिग्री, मतलब डी बी एक्स अब प्लस एक्स बी सी, ये दोनों मिला के 90 डिग्री, क्लियर। तो इसे हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे। अब देखो एंगल वाई बी डी, तो ये R1 है, तो ये आपका हो गया R1 प्लस 90 डिग्री अब प्लस कितना होगा इट इज इक्वल टू R, ये आपको होगा 180 डिग्री, क्लियर। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसका मतलब R1 किसके बराबर होगा IP के, तो ये आपको निकल गया दिस इज IP प्लस R, ये कितना हो रहा है 180 या माइनस 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। और यहाँ से चलिए R का वैल्यू निकाल लीजिए, तो R बराबर क्या निकलेगा, तो R बराबर 90 या माइनस क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू IP, इट इज इक्वल टू IP, क्लियर। नाउ स्नेल्स लॉ का यूज़ करें, तो ये आपका हो जाएगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई आर, तो ये हमें मिल जाएगा म्यू, और ये आपको मिलेगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ओके। तो चलिए यहाँ पर साइन, तो ये कितना हो जाएगा साइन आई पी, अब प्लस क्या हो रहा है साइन 90 माइनस आई पी, और फाइनली ये आपको होगा साइन आई पी अब बटा क्या हो जाएगा कॉस आई पी, जिसे आप लोग लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या निकला 10 आई पी, जिसे आराम से फाइनली आप लिख सकते हैं कि दिस इज म्यू इज प्रोपोर्शनल टू आई पी, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू आई पी, और इसे हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर लॉ। तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से समझे होंगे, बहुत आसान सा चीज़ है कि ये क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के समानुपाती होता है। ये कहता है कि जब आपका अनपोलराइज लाइट किसी ग्लास सतह पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, और दोनों पार्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। आराम से यहाँ तक का एंगल 180 होगा, देखिए यहाँ से R1 प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये R1 IP के बराबर होगा, तो R1 को IP कर दिया, 90 प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो IP प्लस R कितना निकल जाएगा 180 माइनस 90, ये 90 हो गया, R इज इक्वल टू 90 माइनस IP, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए साइन आई बाई साइन आर, वैल्यू पुट करें तो ये आपको निकल जाता है साइन IP R इज इक्वल टू 90 माइनस IP, और ये बन जाता है साइन IP बाई कॉस IP, म्यू इज इक्वल टू 10 IP, जिसे हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IP, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IP, क्लियर। तो ये यहाँ तक आपका है, हम लोगों ने पढ़ा आज कि पोलराइजेशन क्या है, अनपोलराइज लाइट क्या है, पोलराइज लाइट क्या है, पोलराइड क्या है, पोलराइजर क्या है, एनालाइजर क्या है, और इस दोनों के पढ़ने के बाद दो इम्पोर्टेंट थ्योरम आपने पढ़ा, जिसे हम लोग लॉ पढ़ा, जिसे हम लोग मॉल्स लॉ और ब्रूस्टर लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका पोलराइजेशन का कुछ पार्ट्स, क्लियर। सिर्फ और सिर्फ आपका एक पार्ट बचा है जिसे हम लोग निकोल प्रिज्म कहते हैं, निकोल प्रिज्म कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम निकोल प्रिज्म के बारे में आपसे बात करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्लियर। तो इतने को आप ज़रूर अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए मन लगाकर पढ़ते रहें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, और अगर हम अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लियर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।